Welcome to my YouTube channel, student. This is Opal October Commerce and Management, and we were discussing the series of macroeconomics, and this is class number 6 where we are discussing about methods of calculating national income. Basically, we have a three method: value added method, income method, or expenditure method. Very important for all competitive exams. So keep watching this video and you will be able to understand the basic difference between all this method and the what are the similarities in these methods. तो लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज क्लास. तो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड. आपसे एग्जाम में कई बार नाम बदल के आ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हमने तो तीन ही मेथड पढ़े थे, ये कौन सा मेथड है. तो इसी मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं. वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि एक आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मान लीजिए 200 रुपये का, और आपने उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करी और प्रोसेस करके वही प्रोडक्ट आपने 300 रुपये का बेच दिया. तो यानी 200 रुपये की चीज़ आपने 300 रुपये में बेच दी, तो आपने 100 रुपये का उसमें वैल्यू ऐड किया. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. तो वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, यानी हर बिजनेसमैन ने कितना कितना वैल्यू उसके अंदर ऐड करा, इसी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी. बट ये नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये ईयरली कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट करते हैं. अकाउंटिंग ईयर से मेरा मतलब है 1 अप्रैल लेट से 2026 से लेके 31 मार्च 2027 के बीच में जितने भी हम प्रोडक्टों में वैल्यू ऐड करेंगे, उसका अगर हम टोटल कर लें तो मेरे पास वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम निकल आएगी. अब इनको ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स को. वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. यानी कि जितने में वो प्रोडक्ट बिका, मान लीजिए वो प्रोडक्ट 1000 रुपये में बिका और उस 1000 रुपये के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने जो खर्चा किया था वो 800 रुपये का किया, तो कुल मिला के आपने 200 रुपये की वैल्यू जो है उसमें ऐड करी. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसको मैं सेल बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि कितनी आपने सेल करी और कितना चेंज आया आपके स्टॉक के अंदर, अगर आप उन दोनों को प्लस कर लो. अब चेंज इन स्टॉक यानी डेल्टा स्टॉक का मतलब क्या है कि बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका, साल के शुरू में आपका स्टॉक कितना था और एंड में आपका स्टॉक कितना हो गया. तो जितना चेंज हुआ होगा तो वो दो कारणों से होगा, या तो आपने कुछ परचेज किया होगा या आपने कुछ सेल किया होगा. तो कुल मिला के जब आप सेल में ये चेंज ऑफ स्टॉक प्लस कर देते हो तो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है. एज आई टोल्ड यू, चेंज इन स्टॉक मतलब क्या है? डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. यानी अंत में आपके पास को स्टॉक कितना बचा और साल के शुरू में आपके पास स्टॉक कितना था. दिस इज योर चेंज. इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, वो जो आप खरीद रहे हो वो उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू यानी कि मध्यस्थ प्राइस है उसका, तो उसको आप यहाँ पर माइनस कर देते हो जब आप वैल्यू एडेड निकालते हो. अब मैं इसको आपको बहुत ही सरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, एक फार्मर ने क्या किया, 200 रुपये के कुछ बीज वगैरह सीड्स खरीदे, ठीक है जी. उन सीड्स को उसने अपने खेत में लगाया और उससे उसने 600 रुपये की जो है गेहूँ उत्पादित कर दी, यानी कि प्रोड्यूस कर दी. तो यानी 200 रुपये का सामान खरीदकर 600 रुपये का उसने जो है मुनाफा कमाया. मुनाफा तो एक्चुअल में कितने का हुआ? 400 का, क्योंकि 200 रुपये की कॉस्ट भी तो आप माइनस करोगे. तो 200 रुपये की उसने जो है जितना भी फर्टिलाइजर है, ट्रक है, जो भी उसका खर्चा हुआ उस गेहूँ को उगाने में, लेट्स से कि वो 200 रुपीज़ का था और उसमें से आपने 600 रुपये का जो है सामान बेच दिया, तो आपने टोटल 400 रुपये की वैल्यू एडेड करी. अब क्या किया, ये 600 रुपये का जो सामान है ये किसी फ्लोर मिल वाले को हमने गेहूँ बेच दी, यानी कि किसी आटा चक्की वाले को हमने 600 रुपये में बेच दी. तो आटा चक्की वाले के लिए ये 600 रुपये की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट है, और उसने इसका आटा बनाया और 800 रुपये का बेच दिया, तो इसने भी 200 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी. अब ये आटा बनाकर जो है बेकरी वाले व्यक्ति को जो है हमने 800 रुपये में बेच दिया. बेकरी वाले व्यक्ति ने इसको 800 रुपये में खरीदा और उसने जो है इसके बिस्किट्स बनाए और 1000 रुपये में बेच दिया, तो इसने भी 200 रुपये की वैल्यू ऐड करी. इन द सेम वे इस बिस्किट को जो है शॉपकीपर को, यानी कि रिटेलर्स को, उसने जो है 1000 रुपये में बेच दिया. शॉपकीपर ने 1000 में खरीदा उसको, और बाकी आगे जो एंड यूज़र ऑफ कस्टमर है जैसे कि हम हैं, तो हम लोगों को 1200 रुपये के जो है पैकेट ऑफ बिस्किट्स ले आए. तो जो शॉपकीपर है उसने भी 200 रुपये की वैल्यू ऐड करी. तो एवरी जो वैल्यू ऐड हो रही है हर स्टेज पे, जो ये वैल्यू ऐड हो रही है, अगर हम इन वैल्यू का टोटल कर लें, दिस इज योर नेशनल इनकम. सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि हर स्टेज पर जितनी भी वैल्यू ऐड हो रही है उसको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास जो है नेशनल इनकम निकल आएगी. और जीएसटी भी बेसिकली वैल्यू एडिशन पे ही लगता होता है.
अब इसको आप फार्मूले से समझिए। आप समझते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर जीडीपी का भी मैं ब्रेकअप करूं तो ये तीन चीज़ों में निकल कर आता है। एक तो हमारे पास जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है, ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर से यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, जीवीए सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जीवीए ट्रेजरी यानी कि सर्विस सेक्टर से। तो इन तीन जो इकोनॉमी के मेन पिलर होते हैं, ये तीन मेन सेक्टर्स होते हैं, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट। तो ये इन तीन सेक्टर से जितने भी वैल्यू ऐड हुई है, अगर आप उसको प्लस कर दो तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट प्राइस पे बिक रही हैं एक साल के अंदर। एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया गया एक कंट्री के अंदर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको आप जीडीपी कहते हो। और जी को अगर आपने नेट में कन्वर्ट करना है तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा देते हो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। और अगर उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप घटा दोगे तो ये एनडीपी एट फैक्टर जो है मार्केट प्राइस से, ये फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप एनडीपी यानी कि डोमेस्टिक इनकम में विदेशी इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। इधर यू कैन से नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। कई बार आपसे ये स्टेप्स में भी पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको ये पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक समस्या रेज होती है कि कई बार एक ही चीज़ की वैल्यू दो बार कैलकुलेट हो जाती है। इसको हम डबल काउंटिंग कहते हैं। रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। जैसे कि अगर हम ये डिफरेंसेस ना निकालते तो हम क्या समझते कि इसने 600 रुपये का सामान बेचा, इसने 800 का बेचा, इसने 1000 का बेचा, इसने 1200 का बेचा। तो अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो कुल मिला के हमने 3600 रुपये का सामान बेच दिया। तो 3600 रुपये की वैल्यू नहीं ऐड हुई हमने, बल्कि हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू पुराने वाले की ही ऐड कर दी। एक्चुअल में वैल्यू तो हमारी ये ऐड हुई है, ये जितना भी हमारा 1000 रुपये का होता है। तो यानी ये जो 1600 रुपये की चीज़ है ये हमने कहीं ना कहीं डबल काउंट कर दी, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले वाले ने भी ली थी, आपने भी वो वैल्यू ले ली। तो एक्चुअल में जो प्रोग्रेस हुई है वो ओनली 1000 रुपीज़ की हुई है, बट आपने जो है डबल काउंट करते करते उसकी प्रोग्रेस 3600 रुपये की दिखा दी, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी ऐड ऑन करते चले गए आप हर स्टेज पे। इसी को आप डबल काउंटिंग कहते हो। रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार आप वैल्यू को कंसीडर करते जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, उसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंग्विश फाइनल गुड्स, देखिए आपको मैंने जो है शुरू की सीरीज में बताए थे व्हाट इज फाइनल गुड और व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, यानी कि वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि अभी कंप्लीटली नहीं बने। तो जब आप ये डिफरेंस नहीं कर पाते तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम रेज हो जाती है। एनी हाउ हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप केवल फाइनल आउटपुट को ही कंसीडर कीजिए। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसीडर इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, यानी फाइनल वैल्यू को ही कंसीडर कीजिए। फाइनल वैल्यू क्या है इसकी? फाइनल वैल्यू ये है 400 रुपये। फाइनल वैल्यू जो है, जो एक्चुअल में जब सामान बिका वो कितने का बिका। अब जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है 3600 की, लेकिन उसके अंदर कॉस्ट कितना लगा? 1600 का लगा। तो आप इसको माइनस करके जो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी उसी को कंसीडर कीजिए, पूरी वैल्यू को मत लीजिए, फाइनल आउटपुट को लीजिए। दूसरा, या आप ऐसा कर सकते हो, जितनी हर बार आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उसको कंसीडर कर लीजिए। सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय all the producing units within the domestic territory of a country is to be considered in the estimation of GDP। यानी कि केवल जब भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप में से वो वैल्यू घटा दीजिए जो आपने बनाने में लगाई, तो आपके पास वैल्यू एडिड निकल कर आ जाएगी और आप उसी को कंसिडर कीजिए। तो दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, या तो आप फाइनल आउटपुट ले लीजिए कि मतलब आप ये मत देखिए कि गेहूँ से हम लोगों ने आटा बनाया, आटे से हमने बिस्किट बनाया, बिस्किट से फिर हमने शॉपकीपर को बेचा, एंड यूज़र ने वो प्रोडक्ट कितने में खरीदा, दैट इज मैटर। यानी एंड यूज़र ने यहाँ पे प्रोडक्ट कितने का खरीदा? एंड यूज़र ने प्रोडक्ट ये खरीदा हमारे से 1200 रुपये का। तो हम इस वैल्यू को ही कंसीडर करें, बाकी वैल्यू को बीच में कंसीडर ही ना करें, तो भी आपका आंसर निकल आएगा।
नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है अगला मेथड, इनकम मेथड, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ये जितने भी सिनोनिम्स है ना मेथड की, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। और आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या एस्टिमेशन करेंगे हम, यहाँ हम जितनी भी फैक्टर पेमेंट है, ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर वीडियोस, तो वो जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स हैं उन सबको अगर आप टोटल कर लो तो भी आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। या तो आप ऐसे कर लीजिए, जितने भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए उनकी वैल्यू एडिड को आप कैलकुलेट कर लीजिए, नेशनल इनकम निकल आएगी। या देश के अंदर जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल जो जो भी फैक्टर से इनकम कमा रहे हैं, अगर आप उसको भी प्लस कर लोगे तब भी आपके पास नेशनल इनकम निकल आएगी। तो कुल मिला के हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम्स क्या होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम अर्न बाय पर्सन एज अ रिवॉर्ड ऑफ रेंडरिंग द फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स वो प्रोवाइड कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो भी फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उसके बदले में जो उसको इनकम हो रही है वो उसकी फैक्टर इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एक कर्मचारी जो जहाँ पे काम कर रहा है, एक मजदूर जो काम कर रहा है, यानी कि वो क्या है, उसके सर्विस रेंडर कर रहा है वो, तो उसके बदले में उसको वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है कैश में, हो सकता है काइंड्स में मिल रही हो, जैसे कि फ्री में आपको कोई ट्रिप दे दिया हो, जैसे रहने के लिए फ्री में घर दे दिया हो, या आपको चलाने के लिए कार दे दी हो आपके ऑनर ने, तो इसको पेमेंट इन काइंड्स कहते हैं। या एम्प्लॉयर ने जो भी आपका कंट्रीब्यूशन किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे कि पेंशन फंड में आपका हर महीने कुछ सैलरी में से कुछ 10% जो है आपकी सैलरी में से कटता है, और इसी के इक्विवेलेंट जो है, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर भी कहता है कि 1000 रुपये भाई तेरी सैलरी में से काटूंगा और 1000 रुपये अपने पल्ले से डालूंगा, और ये 2000 रुपये हर महीने तेरी मैं रिटायरमेंट के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ, तो इसको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहते हैं। या जो आपको पेंशन मिल रही है ऑन रिटायरमेंट्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, बेसिकली ये फैक्टर इनकम्स है। इन द सेम वे ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? एक तो हो सकता है आप कहीं काम कर रहे हो, और हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करके ही इनकम कमा रहे हो, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। आप किसी जगह काम नहीं करते, आपके पास कोई भूमि पड़ी थी, आपने उसको लीज पर दे दिया, उसके ऊपर आपको कोई रेंट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। आपने कोई किताब लिखी, उसको पब्लिश किसी और ने करा, मतलब छापा किसी और ने, लेकिन आपने वो कंटेंट लिखा, उसके बदले में आपको रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है जी। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने अपना ही कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करा, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज को यूज करके और जो एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी अपना बिजनेस यूज करके आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, जो इनकम कमा रहे हो, वो भी आपकी फैक्टर इनकम है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। एक ये हो सकता है कि तुम अपना ही काम कर रहे हो या अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके पैसा कमा रहे हो, वो ऑपरेटिंग सरप्लस हो सकता है। एक हो सकता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है कि मैं कहीं काम भी करता हूँ और मेरा खुद का बिजनेस भी है। रेफर्स टू इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि खुद कहीं पे काम, अपना ही अपने आप को ही काम दे रखा है। ठीक है जी। अपनी जो लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको यूज करके भी पैसा कमा रहा है वो, और वो कहीं पे काम भी करता है। दिस इज योर मिक्स्ड इनकम। तो इन सारी तीनों को इनकम को आप प्लस कर लोगे, ये तीनों बेसिकली फैक्टर इनकम्स है। इन तीनों को जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा, यानी कि आपने जो है जितना भी पैसा आप कमाया है अपनी कंट्री के अंदर। तो देखिए जी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को प्लस कर लोगे तो आपके पास नेट डोमेस्टिक निकल आएगा। बार बार डोमेस्टिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मैंने ऐड नहीं किया, वो इनकम ऐड नहीं करी जो विदेशों से मिली। अगर आप उसको भी ऐड कर लोगे तो आपके पास नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। अब कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग ऑफ इनकम मेथड। फर्स्ट थिंग इज दैट you should not consider the transfer earning or transfer payment in the calculation of national income. As I told you, there is a two type of incomes. नेशनल, एक तो हमारी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं और एक हमारी फैक्टर्स इनकम होती है। फैक्टर इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट नॉट ट्रांसफर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम इज वन साइडेड इनकम, इट इज यूनिलैटरल पेमेंट्स। तो यूनिलैटरल पेमेंट मतलब आपने कोई फैक्टर नहीं इन्वेस्ट किया बट स्टिल यू आर गेटिंग दैट इनकम, लाइक पॉकेट मनी और ओल्ड पेंशन स्कीम्स होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हो गया, स्कॉलरशिप होगी, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, नॉट द पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम। तो इनको आप एक्सक्लूड कर देना इफ इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। और कोई भी इनकम जो इलीगल एक्टिविटी से कमाई, जैसे कि चोरी करके, जैसे कि आपने जुए से कोई पैसा कमाया, तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। विंडफुल गेन, यानी कि अचानक से आपको कोई पर्स मिल गया, अचानक से आपको कोई इनकम मिल गई जिसके लिए आपने कोई भी एफर्ट्स नहीं किया था, वो भी नेशनल
इनकम का पार्ट नहीं होती है। और आप अपनी इनकम के ऊपर जो सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, तो सरकार की वो जो है, सरकार को जो टैक्स मिल रहा है वो सरकार की इनकम नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी इनकम का पार्ट नहीं मानते, और इफ़ इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन यू शुड नॉट कंसीडर दिस वैल्यू while calculating national income. Now come to the last method, this is expenditure method. Expenditure method क्या कहता है कि जितना भी हमारे देश के अंदर हमने खर्चा किया, हमने मतलब जितने भी फैक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी के, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हमने किया परचेजिंग करने में फाइनल गुड्स और सर्विसेज को एक इकोनॉमी के अंदर एक विशेष साल के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर, वो अगर आप जमा कर लो तो भी आपके पास नेशनल इनकम निकल आती है। तो मुद्दे की बात यह है कि चाहे तो जितना भी आपने वैल्यू ऐड करा पूरे साल में आप उसको टोटल कर लो, जितना भी प्रोडक्ट आपने बनाया, जितना भी आपने पैसा कमाया उसको टोटल कर लो, जितना भी आपने पैसा खर्च किया उसको टोटल कर लो। तो इन तीनों का आंसर हमेशा सेम आता है, तो इसलिए ये तीन अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एनी हाउ, जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसके मल्टीपल नेम है। इसको हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, इसको हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पेपर में कई बार बोला जाता है इनकम डिस्पोजेबल मेथड और बच्चे इनकम मेथड लिखा जाते हैं। तो इनकम डिस्पोज करना यानी कि खर्च करना, तो इनकम डिस्पोजेबल मेथड मतलब एक्सपेंडिचर मेथड की वो बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर जो हमने डेफिनेशन में बात की कि वो फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है। या तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, जिसको हम फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कह रहे हैं, या तो वो हाउस होल्ड करेगा, खुद का सामान खरीदेगा और यूज़ करेगा, अपने लिए यूज़ करेगा, या कोई एनजीओ हो सकती है जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाजार से खरीद कर लेकर आई है। गवर्नमेंट भी फाइनल एक्सपेंडिचर करती है, उसको भी अपने बिजनेसेस रन करने हैं, इंडस्ट्री रन करनी है, उसके लिए जो वो खर्चा कर रही है वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है। इन द सेम वे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हो सकती है दो तरीके की, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसको हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड कहते हैं। यहाँ हम लोगों ने कंजप्शन की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की, फिक्स और इन्वेंटरी। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी तो दिस इज योर फिक्स इन्वेस्टमेंट, बट फॉर ऑपरेटिंग दैट मशीनरी यू नीड्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए, या मान लीजिए ऑयल चाहिए, ठीक है जी। तो जो टूल्स चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए, वो उसके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। जैसे बाइक खरीदना आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाइक में पेट्रोल डलवाना और उसकी जो मेंटेनेंस करना है, यानी कि रिपेयर करवाना, सर्विस करवाना, वो आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं उसको प्लस कर लीजिए, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको प्लस कर लीजिए। अब बात करते हैं विदेशों में हमने जितना सामान एक्सपोर्ट किया। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो कंट्री के अंदर पैसा आएगा, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो कंट्री के अंदर से पैसा चला जाएगा। जैसे कि अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप गोल्ड परचेज मत कीजिए, क्योंकि जितना गोल्ड इंडिया में यूज़ किया जाता है वो गोल्ड जो है बेसिकली विदेशों से भी मंगाया जाता है, तो उससे हमारा इंपोर्ट बढ़ता है। और बोला क्या है, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ज़्यादा आउटिंग मत कीजिए, ट्रैवलिंग मत कीजिए, या अगर कर भी रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कीजिए, ताकि जो ऑयल की कंजप्शंस है वो कम हो पाए। ऑयल की कंजप्शन कम होगी क्योंकि जितना हमारी कंट्री के अंदर ऑयल की कंजप्शन है, ठीक है, क्रूड ऑयल की कंजप्शन है, उसका 80% हिस्सा जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड व्हेन वी इंपोर्टिंग समथिंग, यानी कि हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला जाएगा, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे विदेशों को। तो इंपोर्ट से हमारे पैसे जाते हैं, एक्सपोर्ट से आते हैं। तो अगर इसका नेट इम्पैक्ट है उसको भी आप ऐड कर लीजिए, इससे इन सब के टोटल से आपके पास निकल कर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आपको पता है ग्रॉस को अगर मुझे नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लेकर आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फैक्ट दिखाते हैं इम्पैक्ट, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को भी प्लस कर लेते हैं। इन दैट वे यू विल गेट योर नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जितने भी क्रूशल टूल्स और टेक्निक्स इससे रिलेटेड थे वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए। आप इसको एक बार दो बार सुनिए और अपने जो है हैंड रिटन नोट्स बनाइए। इस चैप्टर में से कोई भी किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कीप liking my video.